क्या भारत के राष्ट्रपति मनमानी कर सकते हैं? क्या भारत के लोग मनमानी कर सकते हैं? या फिर देश का सबसे बड़ा अदालत उच्चतम न्यायालय मनमानी कर सकता है? इसका जवाब होगा नहीं। हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी? लोअर डीएनए प्लेटफॉर्म में आपका हार्दिक स्वागत है। संविधान की सेकंड सीरीज में आप सबका एक बार फिर से स्वागत है। अब शुरुआत करते हैं अगले प्रश्न की। प्रश्न की शुरुआत विधिक संप्रभुता से करते हैं। दोस्तों, विधिक संप्रभुता से तात्पर्य हुआ कि कानूनन संप्रभुता की जो शक्ति है वह किसमें निहित है। तो इसका सही आंसर होगा संविधान में, क्योंकि हमारा संविधान ही सर्वोपरि है। हमारे यहाँ भारत में कानून का शासन है, न कि किसी व्यक्ति का। सर्वोत्तम न्यायालय, सर्वोच्च न्यायालय, भारत के लोग, राष्ट्रपति महोदय, इन सब के लिए, या देश की छोटी बड़ी संस्था चाहे वह कुछ भी हो, उन सब के लिए हमारे संविधान में नियम उल्लेखित किए गए हैं। उन्हीं नियम और कानून के द्वारा देश चलाया जाता है, न कि किसी व्यक्ति के द्वारा। और इसीलिए कहते हैं कि विधिक संप्रभुता की जो शक्ति है वह संविधान से मिलती है। इसका सही आंसर होगा कि विधिक संप्रभुता संविधान में निहित है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन गलत है? पहला कथन है, यद्यपि भारत का संविधान कठोर है तथापि पर्याप्त लचीला भी है। ऑप्शन बी कह रहा है कि भारत में स्वतंत्र न्यायपालिका और न्यायिक पुनर्विलोकन है। बिल्कुल सही बात है। भारतीय संविधान विस्तृत रूप से रचित लिखित संविधान है। बिल्कुल सही बात है, विस्तृत भी है और लिखित भी है। उपरोक्त में से कोई नहीं। तो ये सारे कथन सही हैं। इन कथनों में से कोई कथन गलत नहीं है। ये हमारा सही आंसर भी है। इसमें ऑप्शन डी सही है। उपरोक्त में से कोई कथन गलत नहीं है, सारे कथन सही है, क्योंकि भारत का संविधान कठोर भी है, लचीला भी है। भारत में स्वतंत्र न्यायपालिका है। स्वतंत्र न्यायपालिका से तात्पर्य यह हुआ दोस्तों कि भारत की जो न्यायपालिका है उस पर सरकार का किसी प्रकार का कोई इफेक्ट नहीं है। अनुच्छेद 50 ये कहता है कि न्यायपालिका से कार्यपालिका को अलग रखा जाएगा, यानी कि न्यायपालिका है वो पूर्ण रूप से अलग रहेगी। न्यायिक कार्य में सरकारी जो व्यक्ति हैं, जो सरकार के नौकर हैं, उनको दखलंदाजी करने की ज़रूरत नहीं है। वो सारा सिस्टम अलग है। इसका मतलब ये हुआ कि भारत का न्यायालय स्वतंत्र है, वह सरकार का गुलाम नहीं है। ठीक है, इसलिए इसमें कोई भी जो कथन है वह गलत नहीं है, सारे कथन सही हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला प्रश्न है कि भारत के संविधान की उद्देशिका किन शब्दों से प्रारंभ होती है? पहला ऑप्शन है हम भारत के लोग, दूसरा है हम भारत के नागरिक, ऑप्शन सी है हम भारतीय जनता, और ऑप्शन डी है हम भारतीय लोग। तो इसकी शुरुआत होती है हम भारत के लोग। भारत की जो संविधान की जो उद्देशिका है उसके शुरुआत में ये लिखा हुआ है कि हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए कुछ इस प्रकार से हमारी उद्देशिका का प्रारंभ होता है। इसलिए इसका सही आंसर होगा ए। ऑप्शन ए कह रहा है हम भारत के लोग। सही आंसर हुआ ए। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है? यानी कि ये चारों कथन हैं, इनमें से सही कथन छांटना है। ऑप्शन ए कह रहा है कि भारत का संविधान संघात्मक पद्धति पर आधारित है परंतु इसमें केंद्र शक्तिशाली है। ऑप्शन बी कह रहा है भारत में संसदीय पद्धति को अपनाया गया है। बिल्कुल सही बात है, अपनाया गया है। ऑप्शन सी कह रहा है भारत के संविधान के अनुच्छेद 368 के अंतर्गत इसके प्रावधानों का संशोधन किया जा सकता है परंतु संविधान के मूल ढांचे में संशोधन नहीं किया जा सकता। बिल्कुल सही बात है, नहीं किया जा सकता। यानी कि इसका सही ऑप्शन हुआ उपरोक्त सभी, क्योंकि भारत का संविधान संघात्मक पद्धति पर आधारित है। बिल्कुल सही बात है, यहाँ पर संघ है और अलग अलग राज्य भी हैं, परंतु इसमें केंद्र शक्तिशाली है। बिल्कुल सही बात है, क्योंकि आपातकालीन स्थिति में केंद्र अपने आप शक्तिशाली बन जाता है। सारी शक्तियाँ केंद्र के पास अपने आप चली जाती हैं और जो राज्य हैं वो शक्ति के रूप में गौण हो जाते हैं। बिल्कुल सही है, तो इसमें ऑप्शन डी सही हुआ, उपरोक्त सभी। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर। किस मामले में भारत के संविधान की उद्देशिका को संविधान का अभिन्न अंग माना गया? तो इसके लिए सबसे जाना पहचाना केस केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य। दोस्तों, इससे पहले एक और केस हुआ था, उसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि उद्देशिका संविधान का अंग नहीं है।
लेकिन फिर इस निर्णय को उलटते हुए सुप्रीम कोर्ट ने केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य में ये कहा कि उद्देशिका संविधान का अभिन्न अंग है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर। संविधान का मूल ढांचा के सिद्धांत का प्रतिपादन सर्वप्रथम किस मामले में किया गया था? तो इसका भी जवाब होगा केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य। इससे पिछले प्रश्न में हम पढ़कर आए हैं कि उद्देशिका संविधान का अंग है। यह बात किस मामले में कही गई? तो यह बात भी केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य में कही गई। अब तक हम केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य के केस को दो परिप्रेक्ष्य में पढ़ चुके हैं। पहला, मूल ढांचा का जो सिद्धांत है वह किस केस लॉ में दिया गया? केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य। और दूसरा है कि उद्देशिका संविधान का अंग है या नहीं। तो ये बात केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य में कही गई कि उद्देशिका संविधान का अभिन्न अंग है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न ये कह रहा है कि भारत के संविधान की उद्देशिका यानी कि प्रस्तावना के मूल पाठ का उद्देश्य क्या है? ऑप्शन फर्स्ट ये है कि सभी व्यक्तियों को मूल अधिकार प्राप्त कराना। ऑप्शन बी कह रहा है भारत के नागरिकों को उनके मूल कर्तव्य याद दिलाना। तीसरा, सरकारी कर्मचारियों और अधिकारियों को सुरक्षा प्रदान करना। और चौथा, व्यक्ति की गरिमा एवं राष्ट्र की एकता और अखंडता बनाए रखना। दोस्तों इसका सही आंसर होगा कि व्यक्ति की गरिमा एवं राष्ट्र की एकता और अखंडता बनाए रखना। इसका सही आंसर होगा डी। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर। संविधान ऐसी शासन पद्धति की स्थापना करता है। अगला प्रश्न है कि संविधान ऐसी शासन पद्धति की स्थापना करता है जो लगभग परिसंघकल्प है। यह किसका उदाहरण है? तो यहाँ 4 विद्वानों का नाम दिया गया है। इनमें से सही ऑप्शन है डॉक्टर के.सी. वियर। डॉक्टर के.सी. वियर कहते हैं कि संविधान एक ऐसी शासन पद्धति की स्थापना करता है जो लगभग परिसंघ का। चलिए अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न कहता है कि भारत के संविधान की उद्देशिका में समाजवादी और पंथ निरपेक्ष शब्द संविधान के कौन से संशोधन द्वारा अंतः स्थापित किए गए? तो इसका सही आंसर होगा 42वें संविधान संशोधन के द्वारा अंतः स्थापित किए गए। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर। विधिक संप्रभुता भारतीय संविधान में निवास करती है न कि भारत के लोगों में। यह विचार कौन से मामले में प्रतिपादित किया था? दोस्तों पीछे एक प्रश्न पढ़कर आए हैं, उसमें यह लिखा हुआ था कि अंतिम परम संप्रभुता जनता में निहित है। फिर अगला प्रश्न था कि विधिक संप्रभुता किस में निहित है? उसका आंसर था कि विधिक संप्रभुता भारत के संविधान में निहित है। अब प्रश्न ये आ रहा है कि ये जो बात है विधिक संप्रभुता भारतीय संविधान में निवास करती है, यह कौन से मामले में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि विधिक संप्रभुता भारतीय संविधान में निवास करती है न कि भारत के लोगों में? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन 4 केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य। ये जो केस है वह आगे भी आता रहेगा, इसलिए इसको याद करने की ज़रूरत है। बहुत ही बड़ा केस है। केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य भारत का सबसे प्रसिद्ध केस है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न कह रहा है कि भारत के संविधान के बारे में इनमें से गलत कथन कौन सा है? पहला कथन ये है कि भारत में दोहरी नागरिकता है, तो मैं इससे डिनाई करूँगा क्योंकि भारत में एकल नागरिकता है। हम केवल भारत देश के निवासी हैं, न कि किसी राज्य के निवासी। दूसरा, शक्तियों का विभाजन, बिल्कुल पावर डेलीगेशन का रूल्स हमारे यहाँ है। हर संस्था का, हर डिपार्टमेंट के कुछ शक्तियाँ हैं जिनको डेलीगेट किया गया है। अगला प्रश्न है वयस्क मताधिकार, तो मैं इसके लिए हाँ करूँगा क्योंकि भारत में वयस्क मताधिकार हैं। 18 वर्ष की आयु पूर्ण करने के बाद प्रत्येक नर नारी को, प्रत्येक मनुष्य प्राणी को मत देने का अधिकार है। आगे चलते हैं। फिर है निवारक निरोध, तो बिल्कुल निवारक निरोध का प्रावधान भी हमारे संविधान में है। तो इसका ऑप्शन हुआ, हमारा सही आंसर हुआ ए। दोहरी नागरिकता भारत के संविधान में प्रावधान नहीं है। दोहरी नागरिकता का प्रावधान भारत के संविधान में नहीं है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न कह रहा है कि संघात्मक पद्धति के मुख्य घटक होते हैं। तो पहला घटक है केंद्र और राज्यों के बीच शक्तियों का विभाजन, यानी कि संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची के रूप में शक्तियों का विभाजन। ऑप्शन बी कह रहा है लिखित संविधान का होना और संविधान की सर्वोच्चता। ऑप्शन तीसरा कह रहा है कि स्वतंत्र न्यायपालिका और
कानून का शासन यानी रूल ऑफ लॉ की बात कर रहा है। उपरोक्त सभी, इसमें ऑप्शन सही होगा डी। जो तमाम चीज़ें हैं वह संघात्मक पद्धति के संविधान के रूप में, एक घटक के रूप में हमारे संविधान में मौजूद हैं, जिनको हमें पढ़ना चाहिए। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर। भारत का संविधान बहुत सी विशेषताओं से परिपूर्ण है, जिनमें एक विशेषता यह भी है कि वयस्क मताधिकार, यानी कि भारत का संविधान वयस्क मताधिकार के प्रावधान से मंडित है। 18 साल का हर पुरुष और हर स्त्री यहाँ मत दे सकता है, वह उसका संवैधानिक अधिकार है। ध्यान देना, संवैधानिक अधिकार है, मूल अधिकार नहीं है, ये बात ध्यान देने की है। अगर एग्ज़ाम में ये पूछा जाए कंफ्यूज करने के लिए कि मत देने का जो अधिकार है वह मूल अधिकार है या संवैधानिक अधिकार है, तो ऑप्शन करना है संवैधानिक अधिकार है, न कि मूल अधिकार। चलिए एक बार पढ़ लेते हैं। वयस्क मताधिकार को भारत के संविधान में समुचित स्थान दिया गया है, जिसके अनुसार प्रत्येक नागरिक जिसने की आयु प्राप्त कर ली है उसे वोट देने का संवैधानिक अधिकार मिल जाता है। इसका ऑप्शन होगा ऑप्शन बी 18 वर्ष, यानी कि 18 वर्ष की आयु पूर्ण करते ही एक संवैधानिक अधिकार के रूप में भारत के प्रत्येक नागरिक को, यहाँ व्यक्ति शब्द का इस्तेमाल नहीं किया गया है, यहाँ नागरिक शब्द का इस्तेमाल किया गया है, यानी कि अगर कोई विदेशी व्यक्ति यहाँ मत देने की बात करे तो उसको मत देने का अधिकार नहीं होगा। अगला प्रश्न है, मूल अधिकार होते हैं विधिक अधिकार, संवैधानिक अधिकार, विशेषाधिकार या अत्यंतिक अधिकार। तो इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन बी, जो कह रहा है संवैधानिक अधिकार। बाय बाय दोस्तों, टेक केयर। ऐसी ही सीरीज को प्राप्त करने के लिए आप हमारे लॉयर DNA चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें। धन्यवाद।